Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study Hood. So as you know कि हमने अपने लास्ट सब्जेक्ट में स्टार्ट किया था अपना न्यू चैप्टर एमडीके बायोलॉजी का, दैट इज सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। आज उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम अपने न्यू सबसेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें तो हाउ विल यू डिफाइन इट? It is actually a network of interconnecting channels. What is it? Network of interconnecting channels. यानी कि पहली बात नेटवर्क है, यानी ओके, यानी इनका जो स्ट्रक्चर है वो एज अ नेटवर्क फॉर्म हुआ हुआ है। डन है जी। दूसरी बात कि इट इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग, यानी वो हर जो उसकी नेटवर्क है या हर वो उसकी वेसिकल बोले आप, तो वो आपस में इंटरकनेक्ट भी हुई है और वो एक पर्टिकुलर चैनल फॉर्म कर रही है। अब एक्सटेंडिंग, वो कहाँ से एक्सटेंड होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक्चुअली इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम लिखें इट इज extending from nuclear membrane of the nucleus of cell। उस पर्टिकुलर सेल का जो न्यूक्लियस होगा उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वहां से जो नेटवर्क हमारे पास इशू हो रहा है उस नेटवर्क को, और स्पेशली जो इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क है उस नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर हम इसका शेप ड्रॉ करने की कोशिश करें, सबसे पहले ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस। अब ये आ गई आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ इंटरकनेक्टिंग है, इसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अब ये आई ठीक है। अगर हम इसको यू ड्रॉ करें, आई होप कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपके। ये देख सकते हो आप, सबसे पहला इंटरकनेक्ट यहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ पर हो रहा है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप इजीली कि ये एक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन है, इंटरकनेक्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि वो इंटरकनेक्ट हो रहा है, कौन आपस में ये इंटरकनेक्टिंग शो कर रहा है। डन है, समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है। अब अगर हम इसके शेप की बात करें तो इट इज मेबी स्फेरिकल और ट्यूबुलर, यानी इनके साथ साथ यहाँ पर आप सीन करोगे, यहाँ पर आपके छोटे छोटे स्फेरिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स भी पड़े हुए होंगे। तो इसका जो शेप है वो क्या है? सबसे पहली बात तो स्फेरिकल और ट्यूबुलर। ठीक है, स्फेरिकल है, यहाँ आप इसको ट्यूबुलर मेम्ब्रेन हैविंग अ मटेरियल इनसाइड व्हिच इज एक्चुअली द राइबोसोम्स जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसकी तो बात करते हैं अभी। उससे पहले अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, फिजिकली it is divided into two parts. First one is rough endoplasmic reticulum, second one is smooth endoplasmic reticulum. तो मॉर्फोलॉजिकली अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड वन इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब रफ किस तरह से होगा
होगा जिसके ऊपर आपके पास यूं फील करेंगे आपके उसके अंदर थोड़ी सी रफनेस होगी, उसके सरफेस में रफनेस होगी। ऑफ कोर्स जिसके सरफेस पर रफनेस होती है हम बोलते हैं कि थोड़ा सा रफ है, ठीक है। और वो रफनेस जो आ रही है वो किस स्ट्रक्चर्स की वजह से आ रही है? ऑफ कोर्स ही वो आपके राइबोसोम्स की वजह से आ रही है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं अभी डिटेल में। उससे पहले फंक्शंस की अगर हम बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपसे पूछा जाए बेसिकली फंक्शन क्या है, तो सबसे पहली बात कि इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सबसे पहली बात आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो सेल है उसकी आधे तक इनके अंदर मतलब इनकी वेव्यूल्स जो हैं वो इतनी ज्यादा फैली हुई होती हैं कि ऑफ कोर्स ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है किसको? सेल को। दूसरी बात ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल में भी हेल्प करवाता है। किसके ट्रांसपोर्ट? जो न्यूक्लियस से चीजें ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म के अंदर जानी है उनमें ये हेल्प करवाता है। सेकंड थिंग क्या है हमारे पास? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये बात समझ आ गई हमें, ओके। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाता है, किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाता है? जो चीजें आपके पास न्यूक्लियस में से आनी है उसको वो एज अ कैरियर समझ लें आप कि वहां से कैच करके साइटोप्लाज्म में उसको थ्रो करता है, ठीक है। और तीसरी बात, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। अब वो प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरह बड़ा हाथ है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऑफकोर्स हमने अभी भी डिस्कस किया होंगे, वहां पर क्या मौजूद है? राइबोसोम्स, ठीक है। अगर हम यहाँ लिख दें प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका बड़ा हाथ है, तो आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या मौजूद है? आपके पास राइबोसोम्स मौजूद हैं और राइबोसोम्स ने आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या बनानी है? आपकी प्रोटीन। दैट्स व्हाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन भी हमारे पास वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया था कि आपने सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिस्कस करना है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो आपके पास फंक्शंस की एक डिटेल स्टडी आ जाएगी फॉर द सेक ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स डिस्कस दीज बोथ टाइप्स इन डिटेल्स। तो सबसे पहले है आपके पास आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकेंड वन यू हैव द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके पास सेकंड कौन सा है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन का आगाज करें डिस्कस करना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक का एज यू नो दैट इट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम ये प्रोटीन सिंथेसिस, मेन काम अगर आप बोलें तो प्रोटीन सिंथेसिस है। और ये क्यों है? अगर हम आपसे पूछेंगे ना प्रोटीन सिंथेसिस का काम आपके पास एंडोप्लाज्मिक ही क्यों करता है? बिकॉज ऑफ हैविंग राइबोसोम्स अटैच with them, so that's why ये एक रीजन है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और सेकंड से अगर हम एक जनरल थिंग है आपके पास कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपके पास वो ज्यादातर पाया जाता है उन सेल्स के अंदर जिनका काम भी सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करना है। फॉर सपोज आपके पास है बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास जिनका काम क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस करना, और इंसुलिन जो है वो बाय द एंड ऑफ द डे इट इज अ प्रोटीन, वो भी प्रोटीन है। तो जो बीटा सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन की जो तादाद
पाई जाएगी वो सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो तादाद पाई जाएगी वो ज्यादा होगी। अगर हम इसको कंप्राइज करके लिखना चाहें तो इट इज मोर prominent in the protein synthetic cells, यानी वो सेल्स जिनका काम ही सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करना है उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, आपको वहां पर ज्यादा से ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मिलेगा। अगर हम इसका दूसरा फंक्शन डिस्कस करना चाहें कि दूसरा फंक्शन क्या है प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा, तो वो है इसकी लिपिड मेटाबॉलिज्म। क्या है? लिपिड मेटाबॉलिज्म। हमने डिस्कस किया था अपने प्लास्टिड्स के अंदर कि जो क्रोमोप्लास्ट है, सॉरी प्लास्टिड्स के अंदर नहीं, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि ना जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के जो फैटी एसिड्स की जो मेटाबॉलिज्म होनी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होनी है, बट जो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म है हमने इजीली अच्छे तरीके से उसको डिस्कस किया था उस सब सेक्शन में कि लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म स्पेशली होती ही सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, और वो कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। आई होप ये जो पॉइंट है ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। जो फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ हो रही थी? आपके सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म कहाँ होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जो अगर आपसे आस्क कर लिया जाए तो मे भी चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हो और आपका आंसर जो है वो गलत आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपने ये बात अच्छे से याद रखी। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म में बेसिकली होगा क्या? यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? स्टेरॉइड सिंथेसिस। स्टेरॉइड की सिंथेसिस होती है। नाउ व्हाट इज स्टेरॉइड? स्टेरॉइड आपके पास लिपिड है एक, उसकी सिंथेसिस होती है लाइक यू हैव स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसमें आपके पास बेसिकली आ जाते हैं सेक्स हार्मोन्स जो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स आपके किसमें इन्वॉल्व है? और वो सारे के आपके जो एड्रीनल कॉर्टेक्स और सेक्स हार्मोन जो हैं वो बेसिकली कंप्राइज किससे हुए हैं, बने किससे हैं? ऑफ कोर्स इट इज मेड अप ऑफ द स्टेरॉइड्स। ठीक है, ये हम अपने हार्मोन्स के सबसेक्शन में इजीली डिस्कस करेंगे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स कौन से होते हैं और अमीनो एसिड हार्मोन्स वगैरह कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लिपिड मेटाबॉलिज्म की सेकंड बात करें और क्या होता है इसके अंदर बेसिकली लिपोलाइसिस होती है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है। लिपो यानी लिपिड्स, लाइसिस यानी टूटना या ब्रेकडाउन होना। तो लिपोलाइसिस क्यों होती है? बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मेन फंक्शन क्या है लिपिड्स का, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? लिपिड्स की उसको तोड़ना, उनकी ब्रेकडाउन करवाना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो लिपोलाइसिस हो रही है इसके अंदर बेसिकली ये फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट ये अगर ये जो है वो बेसिकली इट बिगिंस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एट द एंड ऑफ द डे ये ऑटोमेटिकली कंप्राइज होके कहाँ आ जाता है? आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, अगर हम थर्ड डिस्कशन की बात यानी कि थर्ड फंक्शन ऑफ द लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो वो क्या है आपके पास? असेंबलिंग ऑफ द लिपोप्रोटीन्स। किसकी असेंबली? असेंबलिंग ऑफ द लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन की असेंबली करवाना, इसका काम है ऑफ कोर्स आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है,
अब यहाँ तक थी हमारी सारी की सारी डिस्कशन रिगार्डिंग टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये अपने नाम से ही क्या जाहिर कर रहा है कि ये बिल्कुल इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होगा. क्या होगा? स्मूथ होगा. और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो सरफेस होगा वो थोड़ा सा रफ होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. ठीक है. अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है आपके पास? डिटॉक्सिफिकेशन करवाना. डिटॉक्सिफिकेशन किसकी? लाइक अल्कोहल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, या आप इसको अल्कोहल भी बोल सकते हो. अल्कोहल की या ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करवाना जो हार्मफुल ड्रग्स है, स्पेशली कौन सी हार्मफुल जो ड्रग्स लेते हैं कुछ लोग, जो उनकी मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा उनके लिए हार्मफुल होती है. लाइक पर्सन अगर उनके थोड़ा सा भी सर में दर्द हो तो वो एक ही साथ 3-4 टेबल जो ड्रग्स हैं वो इंटेक कर लेते हैं पैरासीटामोल की. तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन जो करवाना वो किसका काम है? एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. और जो आपने सुना होगा कि जो ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं उनके अक्सर जो है वो किडनीज वगैरह अफेक्ट हुई होती हैं, लिवर्स वगैरह. तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो उसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मौजूद है वो जल्दी से जल्द खराब हो जाता है. और जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं होगा तो अल्कोहल और ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कौन करवाएगा? अगर डिटॉक्सिफिकेशन ही नहीं होगी इनकी तो ये सारे जो ड्रग्स हैं, हार्मफुल जो चीजें हैं वो इजीली अफेक्ट करेंगे. दैट्स व्हाई अल्कोहल करना यानी स्मोकिंग वगैरह ये सब बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए. उसके अलावा अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकंड फंक्शन डिस्कस करना चाहें तो वो क्या है? स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम. ठीक है. किसकी? सबसे पहली बात तो स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ द कैल्शियम किस किस के अंदर? इन स्केलेटल मसल सेल्स एंड कार्डियक सेल्स. कार्डियक यानी आपके जो हार्ट के सेल्स हैं और दूसरी बात आपके स्केलेटल मसल सेल्स जो हैं उनके अंदर जो कैल्शियम की अगर स्टोरेज करवाता है तो वो कौन करवाता है? बेसिकली आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरी बात ये और क्या करवाता है? ये ट्रांसमिशन भी करवाता है किसकी? इम्पल्सिस की. अब ये इम्पल्स क्या है ये हम नर्व कॉन्डिनेशन में इजीली डिस्कस करेंगे. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बिटवीन किस किस के अंदर? सेल्स के अंदर जो आपके बॉडी सेल्स कोई भी हो सकते हैं एंड नर्व सेल्स, आपके नर्व सेल्स के अंदर. अब इम्पल्स क्या है? जो आपके जो मैसेज है आपकी बॉडी के अंदर जो चल रहा होता है एक नर्व से दूसरी नर्व के अंदर जब वो जाना होता है तो वो एक पैकेट के फॉर्म में जाता है. और उस पैकेट को अगर हम बेसिकली बोले तो उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं, नर्व इम्पल्स. तो नर्व इम्पल्स की फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसमिशन जो है वो कौन करवाता है? ऑफ कोर्स आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. अब इसके अलावा अगर हम फोर्थ फंक्शन की बात करें तो ये ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन भी करवाता है. किसकी? ग्लाइकोजन की ये डिग्रेडेशन भी करवाता है और ये ग्लाइकोजेनेसिस भी करवाता है. अब ये बात तो समझ में आ गई कि ग्लाइकोजन की वो डिग्रेडेशन करवाता है. ठीक है. व्हाट इज द ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? एक्चुअली इट इज द जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स. यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से आप किसी कार्बोहाइड्रेट को पर्टिकुलरली जन्म दें. अगर हम यहाँ लिख देते हैं जनरेशन ऑफ, किसकी जनरेशन करवाना? ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स क्या जनरेट करवाना फ्रॉम किसमें से, नन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से, या आप इसको मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। आपको पता है नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो जिसमें ना तो हाइड्रेट का मॉलिक्यूल नहीं होगा या तो फिर कार्बन का मॉलिक्यूल उसके अंदर हाइड्रेट के साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने बिल्कुल डीपली जाकर डिस्कस किया है। आई होप कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर हम इसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो इनके एमसीक्यूज किस तरह बनेंगे, लाइक दे विल आस्क यू कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है सेल्स के अंदर वो कौन करवाएगा, ऑफ कोर्सली वो कौन करवाएगा, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल ड्रग्स या अल्कोहल की कौन करवाता है, इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी बात लिपिड मेटाबॉलिज्म किसका फंक्शन है, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंपल्स की ट्रांसमिशन कौन करवाता है, तो इंपल्स की जो ट्रांसमिशन है वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक करवाते हैं। इसके अलावा वो कैल्शियम की स्टोरेज भी करवाता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन और ग्लाइकोजेनेसिस भी परफॉर्म करवाता है कौन, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आई जस्ट होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। इंशाल्लाह हम आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट सब सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।